हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने देखा इसके पहले बक्सर की लड़ाई, अभी तक हम बक्सर की लड़ाई के या बक्सर के युद्ध तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आज उसे हम बक्सर के युद्ध खत्म करते हैं फ्रेंड्स। तो आज की जो क्लास है बक्सर का युद्ध, याद रखिए वह डेट जो है 22 अक्टूबर 1764। देखिए फ्रेंड्स, बक्सर की लड़ाई जो होती है, बक्सर का जो युद्ध है, अगर एक प्रकार से प्लासी की तुलना की जाए, प्लासी के युद्ध से तुलना किया जाए, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैच करती हैं, समानता देती हैं, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अंतर भी देती हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, हम एक एक क्वेश्चन आराम से समझेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि कल आपने देखा था कि मीर कासिम और एक तरफ ब्रिटिश अधिकारी मेजर थॉमस एडम्स, ये एक प्रकार से सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये बातें समझ में आ गई होगी। तो 3 युद्ध देखे थे, बक्सर के युद्ध से 3 युद्ध स्पेशल देखे थे आप। तो याद रखिए, एक तरफ मीर कासिम और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से याद रखिए थॉमस या मेजर थॉमस एडम, जो कि अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। क्लियर? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कि स्पेशल मुख्य रूप से मीर कासिम और मेजर थॉमस एडम्स के बीच में जो इनकी सेना थी और इनकी सेना, जैसा कि आप जानते हैं कि मीर कासिम का एक क्या नाम है, सेनापति था, जिसका नाम कहीं कहीं तकी खां दिखता है और कहीं कहीं टकी खां दिखता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, दोनों आप जानते रहिए। अगर इंग्लिश के लफ्जों में देखेंगे तो शायद संभवतः दोनों एक सिमिलर जैसे देखेंगे, लेकिन हिंदी में टकी खां या इंग्लिश में देखिए टकी खां, इस तरीके से दिखेगा। तो जो मीर कासिम का एक सेनापति था, मुख्य रूप से वह भी बेचारा पहले ही मारा जा चुका था। यह टकी खां, यह पहले ही मारा जा चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर मीर कासिम की हार कैसे होती है तीनों युद्ध में, और वो तीनों युद्ध क्या है। देखिए, मीर कासिम की जब लड़ाई होती है, मीर कासिम और मेजर थॉमस एडम के बीच जब युद्ध होता है, तो उस समय मीर कासिम के पास सेना नहीं थी, एकांतवास में था मीर कासिम। जैसा कि आप जानते हैं, यह मीर कासिम उस समय नई नई राजधानी बनाया था बिहार के मुंगेर को, मुर्शिदाबाद से उठा करके क्या किया था, बिहार के मुंगेर में किया था। और यह एकांतवास में गया। उसके बाद उस समय इसके पास जो टकी खां सेना था, वह अपने आप में पहले ही न्यौछावर कर चुका था, अपने प्राण को खत्म कर चुका था। और दूसरी चीज, मीर कासिम उस समय
सेनाओं के बीच में नहीं था। कहने का मतलब सेनाओं के बीच में नहीं था। हुआ क्या, 3 युद्ध लड़े जाते हैं। किसके किसके बीच? याद रखिए, इधर मीर कासिम होगा और इधर मेजर थॉमस एडम्स। ये अंग्रेजों की तरफ से सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रेंड्स याद रखिए, जो पहला युद्ध था, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तृतीय युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ कौन था? इसे बोलते हैं कटवा का युद्ध। कटवा का युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, ये तीसरी कटवा के स्थान पर या कटवा जगह पर ये तीसरी लड़ाई थी जो मीर कासिम और मेजर थॉमस एडम्स के बीच में हुआ। ये तीसरी लड़ाई थी, यानी कब हुआ था? 1763 ईस्वी में, जिसमें मीर कासिम हार गया था। अब भैया याद रखिए, मीर कासिम तो इसमें हार गया, इसका मतलब अंग्रेजों की जीत हो गई। और जब अंग्रेजों की जीत हो गई तो इनके मन में क्या होगा? लड्डू फूटेगा कि हम तो गजब जीत रहे हैं। उधर मीर जाफर को हटा दिए, मीर जाफर से मीर कासिम को, लेकिन ये क्या हुआ? हमको 3 जिले भी मिल गए, उसके दीवानी भी मिल गए। अब तीसरी कटवा की जो युद्ध हुआ, याद रखना स्पेशल यही बात थी कि हम तीसरी लड़ाई यानी कटवा स्थान पे तीसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिसमें मीर कासिम की जबरदस्त हार होती है। फ्रेंड्स यार, दूसरी लड़ाई जो होती है वह याद रखिएगा, जो दूसरी लड़ाई होती है वो आप ये समझिए गिरिया की लड़ाई होती है। कहीं कहीं गिरिथा दिखाई देता है, लेकिन गिरिया लड़ाई, गिरिया की लड़ाई। किसकी लड़ाई? गिरिया की लड़ाई होती है। और उसी गिरिया की लड़ाई समथिंग आसपास, याद रखिए, उस समय मीर कासिम के बीच, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। अब देखिए, जो ये दूसरा गिरिया की लड़ाई थी, इसका अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि मुर्शिदाबाद को हम किसी तरीके से कब्जा में ले लें। यहां लिख लेंगे मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद को याद रखिएगा, कब्जा जमाने के लिए, कब्जा लेने के लिए इन्होंने क्या किया था? अंग्रेज, इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम मुर्शिदाबाद को, राजधानी जो है, उसे हम कब्जा कर लेंगे चाहे जिस कीमत पे। उसमें भी युद्ध लड़े, मीर कासिम हार गए। याद रखिए, मीर कासिम की हार हुई। अब भैया हार हो गई, अब तीसरी लड़ाई क्या होती? उदय नाला का युद्ध। तीसरा युद्ध क्या होता है? उदय नाला का युद्ध, जबकि शुद्ध उद्दव नाला है। क्लियर? उदय नाला का युद्ध। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये वाला जो गिरिया का हुआ है 1763 में भी हुआ है, और फ्रेंड्स याद रखिए 1764 में ये हुआ। इसमें क्या हुआ था? याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले तो इनका उद्देश्य क्या था कि उदय नाला का, कि मीर कासिम को हम किसी तरीके से हरा करके, याद रखिए, इसके पहले तो आपने देखा कि टकीखा, इसका मीर कासिम का जो सेनापति था, वह सेनापति अपने आप में क्या था? खत्म ही हो गया था। और जब इसकी हत्या हो गई तो बचा कौन?
मीर कासिम बचा हुआ, किसी तरीके से बेचारा यहां से बच करके आया, तो यहां मीर कासिम उद्दनाला में अकेला बचा, एकांतवास में था। उस समय लड़ाई किससे हुई? अंग्रेजों से। अब जब अकेले बचेगा तो सवाल सी बात क्या है, परिणाम क्या निकलेगा? आप समझ गए कि मीर कासिम की हार हो जाएगी और ये अंग्रेजों की क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। अब देखिए, अब आपके दिमाग में उठना चाहिए कि आखिर ये लगातार जो तीनों युद्ध हुए, तीनों युद्धों का परिणाम क्या रहा? कि कासिम पूरी तरह से हार गया और अंग्रेजों की जीत हो गई। अंग्रेजों की जीत हो गई। ठीक, इतनी बातें तो अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। अब देखिए, ये तीनों युद्ध जीतने के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक प्रकार से इनको सबसे बड़ा युद्ध जो है, ये तीनों जीतने के बाद ये क्या है? सफलता अर्जित हुई है कि नहीं हुई? सबसे बड़ी सफलता अर्जित हुई है। क्या क्या? कि कटवा का युद्ध अगर जीत गए तो इसका मतलब उनके कब्जे में है। ये भी गिरिया का लड़ाई जो इसमें भी जीते, गिरिया के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो ये भी सफलता मिल गई, अब इसमें भी सफलता मिल गई, तो इनका मनोबल क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा अंग्रेजों का। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं एक बार। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों युद्ध हारने के बाद मीर कासिम वहां से अपना प्राण बचाने के लिए वहां से भागा। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर भागा तो कहां गया? चलिए अब एक सिंपल तरीके से हम मैप बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप जानते हैं ये बंगाल है और यहां पर अवध है और यहां पर आपकी दिल्ली है। ठीक, दिल्ली में उस समय शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड है, यानी केंद्रीय सत्ता पे कौन बैठा हुआ है? शाह आलम सेकंड। और ये क्या है? आपका अवध प्रांत है। इसका मतलब दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पे शाह आलम एक नवाब के रूप में बैठा हुआ है। भाई केंद्रीय सत्ता पे बैठा हुआ, राजधानी में बैठा हुआ। अब अवध के प्रांत में, ये अवध प्रांत है और अवध प्रांत के सुजाउद्दीन, क्लियर? ये अवध प्रांत का नवाब है। ये अवध प्रांत का नवाब है। अब देखिए, ये जब यहां से भगा तो कहां गया? अवध प्रांत में गया। अगर अवध प्रांत में गया तो आप इतना समझ सकते हैं उस समय सुजाउद्दीन वहां का क्या है? नवाब है। इसका मतलब सुजाउद्दीन के ही पास गया होगा। अच्छा, सुजाउद्दीन के पास जब गया तो सुजाउद्दीन के पास गया तो इसको लगा, सुजाउद्दीन भी ये सोच लिया कि आखिर इतना विपदा आ गई, इतनी भागम भाग लग गई, इतनी जबरदस्त लड़ाई हो गई, इसका मतलब कि बंगाल में कुछ उल्टा होने वाला है। अब ये सोचने लगा सुजाउद्दीन, उसके मन में ये उठने लगा कि अगर बंगाल कब्जा हो गया तो इसका मतलब कि अब जो है
हमारी भी पारी आ सकती है, अवध प्रांत में भी अंग्रेजों का कब्जा हो सकता है। इसलिए क्या करेगा, याद रखिएगा, सुजाउद्दीन प्लस मीर कासिम। सुजाउद्दीन ने शरण दे दिया, किसको दे दिया, मीर कासिम को। इसका मतलब अब कहां हो गए ये दोनों, अवध में हो गए। और क्यों हुए, आपको बता दिया गया, क्योंकि अवध सुजाउद्दीन ये सोच रहा था कि कहीं हमारे साथ भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम क्या करें, हम दोनों मिल करके काम निपटा लें, जिससे ऐसी कोई दिक्कत ना होने पाए, और हम क्या करें, अंग्रेजों को परास्त कर दें अच्छे से। इधर से फिर इनको पता चला शाह आलम द्वितीय को, क्योंकि सेंटर में बैठे हुए, और शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों से परेशान। तो शाह आलम द्वितीय भी कहा कि हम भी साथ चल के आप सबके साथ चल के पहले निपट लिया जाए, ठीक है। तो याद रखिए, शाह आलम द्वितीय भी, यानी क्या लिख लेंगे, शाह आलम द्वितीय भी, यह भी कहां आ गया, अवध में आ गया। अब ये अवध में आने के बाद क्या हुए, त्रिगुट हो गए, तीनों का गुट बन गया। अब जब तीनों का गुट बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं, कितना भी अंग्रेज हो तब भी एक मनोबल बन जाता है कि हम जीत जाएंगे। क्यों, क्योंकि शाह आलम की भी सेना, सुजाउद्दीन की भी सेना और मीर कासिम की सेना, सबकी सेना, यानी तीनों नवाब और साथ में इनकी सेना मिल करके अंग्रेजों की लड़ाई के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वह डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर में। और बक्सर स्पेशल आप जानते हैं बिहार में। यहां पर उस समय याद रखिएगा, इधर त्रिगुट की सेना, त्रिगुट में कौन कौन, यानी शाह आलम द्वितीय की सेना, सुजाउद्दीन की सेना और उसके बाद मीर कासिम की सेना, सब तीनों मिलकर के त्रिगुट की सेना हो गई। और यहां लिख लेंगे त्रिगुट सेना। और ये त्रिगुट सेना याद रखिएगा, एक तरफ त्रिगुट सेना हो गई और एक तरफ क्या हो गया, अंग्रेजों की तरफ से उस समय जो नेतृत्व कर रहा था सेना का, तो उस समय हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सब बहुत हिम्मत जुटाए कि हम अंग्रेजों को परास्त कर देंगे, भगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, इसके पहले तो सुजाउद्दीन मीर कासिम से कहा करता था, टेंशन ना लीजिए मीर कासिम, अभी हम हैं। इसी तरीके से शाह आलम भी, इनका सपोर्ट जब मिल जाता है तो मीर कासिम का और भी मनोबल बढ़ जाता है। चलिए ठीक, अब 3 नवाब जुट गए, अब तो हम तीनों मिलकर के एकदम छा जाएंगे, परेशान कर देंगे, भगा देंगे अंग्रेजों को। इस तरीके से सिस्टम बन गया। तो ये त्रिगुट सेना एक तरफ हो गई और एक तरफ हेक्टर मुनरो की सेना हो गई, आमने सामने हो गई। तो याद रखा कि 22 अक्टूबर का दिन था, 22 अक्टूबर जो थी तिथि थी, और अक्टूबर महीना था, और 1764 सन चल रहा था उस समय। लड़ाई हुई आमने सामने से, और जब लड़ाई हुई तो उसमें हेक्टर की क्या हुई, जीत हो गई, अंग्रेजों की जीत हो गई, और त्रिगुट सेना उसमें हार गई। यानी कि शाह आलम, सुजाउद्दीन, मीर कासिम, ये सब हार गए। फ्रेंड्स एक बात ये बताइए कि मान लीजिए ये तीनों हार गए, अब तक तो ये सांत्वना दे रहे थे कि ठीक है, सुजाउद्दीन सांत्वना दे रहे थे मीर कासिम को, आप टेंशन ना लीजिए, हमारे शरण में आए हुए हैं, हम चल के तत्पर होकर लड़ाई करेंगे और हम सब जीतेंगे, ठीक है, इतना तो कह रहे थे। यही बात शाह आलम द्वितीय ने भी कहा, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब हार गए, ये परिणाम क्या निकला, जब हार की परिणाम निकला तो शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन ये दोनों मिलकर के, ये इनके मन में क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय क्योंकि सेंटर में बैठा था, तत्काल डिसीजन ले लिया शाह आलम द्वितीय ने। तो ये शाह आलम द्वितीय हारने के बाद, यहां लिख लेंगे, हारने के बाद शाह आलम द्वितीय को लगने लगा कि हम ऐसा करते हैं, अब हार तो गए, कुछ भी एक भी जमीन धूर नहीं मिल पाएगी, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अंग्रेज सब कब्जा होता जाएगा। अगर सेंटर पे कब्जा हो गया तो इसका मतलब पूरे भारत पे कब्जा हो गया,
सीधी बात है। हारने के बाद तब एक दिमाग लगाए शाह आलम द्वितीय ने। पहली प्राथमिकता शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, उनके मन में एक बात आई कि ऐसा करते हैं हम चल करके अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। क्लियर हो गई। तो ये संधि करने की बात शाह आलम द्वितीय, तो इसका मतलब कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में शाह आलम और सुजाउद्दीन ये दोनों मिल करके शरणागत हो गए। और जब शरणागत हो गए, झुक गए, तो एक प्रकार से संधि ही होगी ना, संधि होगी। यही एक संधि जो होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1 साल बाद इलाहाबाद में संधि होती है। कहां होती है? इलाहाबाद में संधि होती है, जिसे 1765 इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर आप देखिए, अगर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध की तुलना की जाए तो बक्सर जो है, बक्सर में ये फेस टू फेस बता करके लड़ाई हुई है, लेकिन प्लासी में क्या हुआ, षड्यंत्र रच करके सिराजुद्दौला के ऊपर पीछे से वार किया गया, अंतर ये हो गया। तो दूसरा कंडीशन क्या है, आपने देखा होगा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला कभी अंग्रेजों से नहीं झुका, नवाब होकर के कभी नहीं झुका। सिराजुद्दौला के नौकर लोग अंग्रेजों के पास शरणागत हो गए थे। क्लियर। लेकिन इसमें बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि जब शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन इनको लग गया कि हम पूरी तरीके से हार चुके हैं, हम धीरे से शरणागत हो जाएं, इसमें अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सब नवाब लोग खुद ही जाकर के शरणागत हो गए। ये देखो अंतर कितना बड़ा है, उसमें षड्यंत्र रचा गया, इसमें षड्यंत्र नहीं रचा गया। और उसमें क्या था, लेकिन हाँ ये तत्कालिक डिसीजन हम सबको जागृत होता है हाँ इस तरीके से। लेकिन एक चीज याद रखिए, गजब के अंग्रेज भी थे। अंग्रेज गजब किस लिए थे, क्योंकि कितनी भी गलती करते थे लास्ट में उनका एक ही शब्द रहता था कि हम आपके आंतरिक मामलों में कभी भी, कसम खाते हैं आंतरिक मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं देंगे। लेकिन उनका क्षणभंगुर की तरह, दल बदल की तरह तुरंत बात पलट देते थे और दूसरे दिन क्या होता था, फिर लड़ाई की तत्पर हो जाते थे। एक बार क्षमा याचना उनकी गजब की रणनीति थी। जब उनको लगी कोई हमसे तगड़ा है, तुरंत क्षमा याचना, और क्षमा याचना मांग करके फिर लड़ाई शुरू कर देते थे। गजब की टेक्निक थी। इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी। अच्छा ठीक है, अब सवाल उठता है कि आखिर रॉबर्ट क्लाइव कहां था। क्या रॉबर्ट क्लाइव अब तक सिराजुद्दौला के प्लासी के युद्ध में चर्चा चला, लेकिन आप यहां पर बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा आपने नहीं सुना। याद रखना फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव को जब 1760 में मीर जाफर को ही हटा देता है, क्योंकि ये दूसरी क्रांति थी, मीर जाफर को हटाने की दूसरी क्रांति थी, और जैसे मीर जाफर को हटा देता है फ्रेंड्स याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज बुला लेते हैं ब्रिटेन में। लेकिन याद रखना, आप ये भी देखिए, जब कोई अच्छा वर्क करता है और वो अगर चला जाता है तो उसकी याद भी बहुत आती है। अंग्रेज लोग जब संधि करने लगते हैं, इलाहाबाद की संधि में करने लगते हैं, तो सबको याद आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा ऐसा किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और पहले गवर्नर बनते हैं, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, और मिलते हैं, वो भी बंगाल के, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बंगाल सौंप दी जाती है। तो रॉबर्ट क्लाइव फिर बुलाए जाते हैं। इसका मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव 1760 में चले गए थे और 1765 के इलाहाबाद संधि में फिर बुलाए जाते हैं। इसका मतलब कि इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव था। ये बातें आपको समझ जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स बस आज यहीं तक, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी ना भूलें फ्रेंड्स। और मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में इलाहाबाद की संधि को लेकर। थैंक यू फ्रेंड्स।